शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहाँ हम सेडी नाम की एक लड़की को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। वो काफी उदास दिख रही थी। तभी उसे डॉक्टर क्लॉडिया का कॉल आता है। क्लॉडिया कहती है कि एक लड़की की मौत से तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। सेडी बताती है कि हमारे डिपार्टमेंट में वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह थी और वो इसलिए मारी गई क्योंकि वो काम भी मेरी तरह करती थी। क्लॉडिया उसे समझाती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अब सेडी असल में किस तरह का काम करती है ये बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे सामने बाजार का सीन आता है, जहाँ कोल नाम का एक लड़का अपनी स्टॉल पर पौधे बेच रहा होता है। लेकिन आज उसका मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वो थोड़ा परेशान है। तभी पास वाली स्टॉल के एडना नाम की एक औरत कोल से बात करती है। वो कोल को समझाती है, तुम्हें एक नई लड़की जरूर मिलेगी, पुरानी बातों को भूलो और अपने काम पर ध्यान दो। फिर वो कोल को अपनी स्टॉल का ध्यान रखने के लिए कहकर थोड़ी देर के लिए कहीं जाती है। उसी दौरान सेडी वहाँ आती है और एडना की स्टॉल पर उसे एक पौधा बहुत पसंद आता है। तभी कोल वहाँ जाकर कहता है, ये पौधा वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप अपने घर पर कितना समय बिताती हैं? सेडी जवाब देती है, कभी कभी तो महीनों तक बाहर रहती हूँ। ये सुनकर कोल कहता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं ये पौधा आपको नहीं बेच सकता। अगर इसे रोज पानी नहीं दिया गया तो ये जल्दी मुरझा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये खूबसूरत पौधा ऐसे ही मर जाए। सेडी कहती है, पर मुझे यही पौधा चाहिए। कोल फिर मना करते हुए कहता है, आपको प्लास्टिक या किसी कैक्टस लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तभी एडना वहाँ लौटती है और उनकी बहस सुनकर वो सेडी को $10 में वो पौधा बेच देती है। तो सेडी पौधा लेकर निकल जाती है। फिर कोल एडना से कहता है, तुम्हें ये पौधा नहीं बेचना चाहिए था, वो इसे मार देगी। एडना हंसते हुए कहती है, तुम्हें अभी भी पौधे की पड़ी है, तुम्हारे सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और तुम उसे इम्प्रेस करने की बजाय बहस कर रहे थे। अब भी देर नहीं हुई है, उसके पास जाओ और उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछो। तो कोल जल्दी से सेडी की कार के पास जाता है और कहता है, क्या हम कॉफी पर जा सकते हैं? सेडी थोड़ा हैरान होकर कहती है, अभी अभी हमने बहस की और तुम मुझे कॉफी पर चलने के लिए कह रहे हो? तो कोल उस बात के लिए सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सेडी उसे रोकती है और कहती है, अगर तुम सिर्फ कॉफी की बात कर रहे हो तो हम जा सकते हैं। तो कोल के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो सेडी की कार में बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों कॉफी पीते हुए पूरे शहर में घूमने लगते हैं और शहर के बहुत सारे जगहों पर जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। सेडी बताती है कि मैं एक इंटरनेशनल आर्ट डीलर हूँ, इसलिए फोन आते ही मुझे अलग अलग देश में जाकर हर जगह के आर्ट्स को देखना पड़ता है। फिर कोल बताता है कि फार्मिंग करना मेरा शौक है, लेकिन मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ कि पेड़ पौधे का ख्याल कैसे रखना चाहिए और किस तरह इंसान हर दिन इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। फिर ये दोनों हॉरर मूवीज के टॉपिक पर आ जाते हैं, जहाँ सेडी बताती है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है डरना या ना डरना हमारे हाथ में है। फिर वो अपनी जिंदगी के बारे में और बताने लगती है कि जब मैं 6 साल की थी तो बहुत सारी दिक्कतों की वजह से मैं अपनी माँ के साथ अपनी देश से भाग आई थी और पूरे 8 दिनों तक हम बस एक छोटी सी नाव से सफर करते रहे। हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी थे, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए और इसके बाद मेरे अंदर से डर एकदम खत्म हो गया। इसी तरह दोनों पूरा दिन एक साथ बिताते हैं और फिर रात को एक बार में जाते हैं, जहाँ सेडी गाना गाने लगती है और कोल को भी बुलाती है, लेकिन कोल बहुत ही शर्माता है और इस तरह पूरी रात भी दोनों एक साथ रहते हैं। फिर कोल पूछता है, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? तो वो बताती है कि मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर कैक्टस की तरह हो, जिसे लंबे समय तक पानी ना भी मिले तो भी वो जिंदा रहता है। मैं बहुत ही ट्रैवल करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे अच्छी तरह समझे और हमारे बीच दूरियां होने पर भी उसे कोई परेशानी ना हो। फिर धीरे धीरे वो करीब आने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ऐसे ही खूबसूरत पल बिताते हुए सुबह हो जाती है। फिर कोल सेडी को घर छोड़ने जाता है, जहाँ वो एक दूसरे से कहते हैं कि दिन बहुत अच्छा गुजरा है, जिसके बाद सेडी अंदर चली जाती है। लेकिन कुछ देर में वो फिर से दरवाजा खोलकर कोल को अंदर ले जाती है और वहाँ एकदम फुल मूड में दोनों की रोमांस शुरू हो जाती है और इस रोमांटिक मोमेंट को दोनों बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद कोल अपने घर वापस लौटता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो सारी बातें अपने मॉम डैड को बताने लगता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। तभी कोल की बहन मैटी कहती है, देखना ये लड़की भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत ही पॉजेसिव और चिपकू टाइप की है, इसी वजह से पहली वाली भी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन कोल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने मॉम डैड से कहता है, सच में ये लड़की बहुत ही अच्छी है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और कोल अपने फार्म में काम करते हुए रोज सेडी को मैसेज करता है, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, जिससे वो थोड़ा परेशान होने लगता है। ये देखकर कोल के डैड कहते हैं, शायद वो किसी काम में बिजी होगी। लेकिन मैटी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, ये भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। अब काम करते हुए कोल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा था। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना इनहेलर सेडी के पर्स में रख दिया था और खुशी की बात ये थी कि कोल ने इनहेलर खो जाने की डर से उसमें एक ट्रैकर लगा रखी थी।
थी। वो तुरंत उसे ट्रैक करना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि सेडी इस वक्त लंदन में है। ये देखकर कोल सोच में पड़ जाता है कि शायद अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोल डिसाइड कर लेता है कि वो लंदन जरूर जाएगा और इस पर उसके मॉम डैड भी उसे सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगले दिन वो लंदन पहुंच जाता है और ट्रैक करते हुए सेडी की लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते से गुजरते हुए अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो एक आदमी उसे टैक्समैन कहकर बुलाता है। कोल देखता है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं और उसे एक लैब में बंद करके रखा गया है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक कीड़े मौजूद हैं। इन कीड़ों के जरिए वो लोगों को टॉर्चर करके सच उगलवाते हैं। ये देखकर कोल डर जाता है और उन्हें समझाने लगता है, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं बस एक मामूली किसान हूँ। लेकिन वो आदमी कोल की बातों को नाटक समझता है और एक खतरनाक कीड़ा जिसके काटने से इंसान की मौत हो जाती है उसे कोल के पास ले आकर कटवाने वाला होता है। लेकिन तभी दीवार तोड़कर सेडी अंदर आती है और शूट करके कुछ ही पल में सबको मार देती है। ये देखकर कोल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि सेडी कैसे लोगों को मार रही है। फिर कोल को छुड़ाकर सेडी उसे एक गन दे देती है। इतने में बहुत सारे और लोग भी वहाँ आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं, जिसके बाद सेडी बाहर निकलती है और एक एक करके सबको शूट करके मार देती है। इसके बाद कोल पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो सेडी बताती है कि मैं एक CIA एजेंट हूँ। फिर वहाँ से दोनों बाहर निकल आते हैं और वो देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर थे और उन्हें पता लगता है कि ये जगह पाकिस्तान है। तभी यहाँ पर बहुत सारे सेना आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो उनकी गोलियों से बचते हुए भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर एक जगह जाने के बाद वो अपने सामने आते हुए एक बस को देखते हैं, तो सेडी मुझे कवर करो कहकर वो उस बस को रोकती है और गन पॉइंट करके बस के सारे लोगों को उतार कर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सेना वाले अभी भी फायरिंग करते हुए इनका पीछा कर रहे थे। ये देखकर सेडी तेजी से बस चलाने लगती है और इसी बीच दोनों बस के अंदर झगड़ा भी कर रहे थे। कोल कहता है, तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम एक आर्ट डीलर हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा। सेडी भी कहती है कि हमारे बीच थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तो इसमें इतना सीरियस होकर मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी। इतने में एक सिपाही कूदकर इनके बस के अंदर आ जाता है, लेकिन कोल उसके साथ लड़ने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह मारकर उसे नीचे फेंक देता है। इसी बीच बस में आकर और भी कुछ सिपाही सेडी पर हमला करते हैं, लेकिन वो काफी बहादुरी से उनसे लड़कर उन्हें बस के नीचे गिरा देती है और सामने आए उनके सारे गाड़ियों को भी एक एक करके तबाह कर देती है। अब सारे सिपाहियों को पीछा छुड़ाकर कुछ दूर जाने के बाद उनकी बस भी खराब होकर अपने आप बंद हो जाती है। अब यहाँ से आगे बस नहीं जा पाएगी तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें लिविक नाम के एक माफिया को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जितने भी लोग सेडी और कोल के पीछे लगे हुए हैं उन्हें लिविक ने ही भेजा था। उसका एक आदमी उसे कोल की प्रोफाइल दिखाते हुए कहता है, टैक्समैन की पहचान हमें मिल गई है, लेकिन शायद वो अनऑफिशियली काम कर रहा है, इसलिए इंटेलिजेंस डेटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनकर लिविक अपने आदमियों पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गया। अब इस टैक्समैन की फोटो हमारे सारे आदमियों तक भेज दो। जो भी इसे जिंदा पकड़ कर लाएगा मैं उसे $1 मिलियन का इनाम दूंगा। इसके बाद सारे लोग कोल के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम कोल और सेडी को पैदल चलते हुए देखते हैं। कोल कहता है, मुझे वो लोग टैक्समैन समझकर मारने वाले थे, आखिर ये टैक्समैन है कौन। इस पर सेडी बताती है, वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं जबकि असली टैक्समैन मैं हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की, अब वो तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढकर जान से मार सकते हैं। इसके बाद दोनों टैक्सी लेकर मार्को नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं। दरअसल सेडी मार्को के जरिए कोल को वापस अमेरिका भेजना चाहती थी। अब मार्को बाहर आकर सेडी से किस करते हुए मिलता है, जो कोल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। असल में सेडी और मार्को किसी मिशन में एक साथ काम कर चुके थे। फिर मार्को और सेडी बात करना शुरू करते हैं और हमें पता चलता है कि सेडी यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि एस्टिक नाम का एक बायो वेपन जो बहुत ही खतरनाक हथियार है, इसे चुराने वाले लोग लिवेक के ही आदमी हैं और इससे कई देशों को तबाह किया जा सकता है। और सेडी यहाँ कोल को बचाने के लिए नहीं बल्कि बायो वेपन को हासिल करने आई थी। ये जानकर कोल को और बुरा लगता है कि सेडी उसे बचाने के लिए नहीं आई थी। फिर सेडी मार्को से कहती है, तुम कोल को किसी भी तरह अमेरिका पहुँचा दो। तो मार्को इस काम के लिए मान जाता है और सेडी वहाँ से निकलने लगती है। इसके बाद मार्को भी कोल को लेकर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर मार्को को शूट कर देता है और उसने पहले ही सेडी को गन पॉइंट पर ले रखा था। फिर वो आदमी दोनों को चुपचाप आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही लियोपर्ड नाम का एक आदमी आकर उस आदमी को मार देता है और सेडी और कोल को गन पॉइंट पर लेकर एक कार में ले जाकर बैठने के लिए कहता है। लेकिन कार में पहले से ही गॉड नाम का एक आदमी मौजूद था जो लेपर्ड को मार देता है और गन पॉइंट पर उन्हें कार चलाने के लिए कहता है। यहाँ गॉड बताता है, अब हर कोई तुम्हें पकड़ना चाहेगा क्योंकि लिविक ने तुम्हें पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा है। अब थोड़ी दूर जाकर गॉड कार रुकवा
आकर दोनों को अपनी गाड़ी में जाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में एक दूसरी गाड़ी आकर गॉड को उड़ा देती है, जिससे सेडी और कोल आजाद हो जाते हैं और किसी तरह एक गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में कोल बताता है, जब उन लोगों ने मुझे पकड़ा था तब वो बार बार मुझसे किसी पासकोड के बारे में पूछ रहे थे, आखिर इसका मतलब क्या है? ये सुनकर सेडी गुस्से में कहती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तभी सेडी को एहसास होता है कि उस बायो वेपन में जो पासकोड है वो लिविक के लोगों को अभी तक नहीं मिला है और पासकोड के बिना वो उस वेपन को कहीं पर भी बेच नहीं सकते। और वो लोग ये समझ रहे थे कि कोल ही वो पासकोड जानता है, इसलिए लिविक ने कोल को पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम भी रखा है। जिसके बाद सेडी एक नई चाल चलती है और कोल के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर जब कोल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सेडी उसका सौदा करने के लिए लिविक के लोगों के पास आई है। वहाँ पर वॉग्नर नाम से लिविक का एक खास आदमी होता है, जिसको सेडी बताती है कि यही टैक्समैन है, अब मुझे मेरे $1 मिलियन चाहिए। इसके बाद ये लोग दोनों को प्लेन में बैठाकर यहाँ से दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। अब प्लेन के अंदर हम देखते हैं जहाँ ये लोग बायो वेपन का वो ब्रीफकेस लेकर आते हैं और तैयारी करने लगते हैं ताकि कोल वो कोड बता दे। लेकिन इसी बीच वाग्नर जब कोल का फोन चेक करता है तो उसे कोल और सेडी की एक साथ तस्वीर देख लेता है। इससे वो समझ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। लेकिन तभी सेडी कहती है, कोल को मत मारना, पासकोड मेरे पास है। इसके बाद वो पासकोड पॉकेट से निकालने के बहाने वाग्नर के हाथ में शॉट देने वाला एक चिप दे देता है और तुरंत उसे शॉट देकर बाकी लोगों पर टूट पड़ती है। कोल भी उनको मारने लगता है, पर इसी बीच एक आदमी सेडी को नाइफ से स्टेप कर देता है। ये देखकर सेडी को बचाने के लिए कोल उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद सेडी कोल से कहती है, इनके होश आने से पहले तुम पैराशूट लेकर ब्रीफकेस के साथ नीचे कूद जाओ। लेकिन कोल जल्दी से पैराशूट ले आकर ब्रीफकेस के साथ सेडी को भी उठाता है और प्लेन से जंप लगा देता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक बीच पर देखते हैं, जहाँ काफी देर के बाद सेडी की आंख खुलती है और वो देखती है कोल उसे बचाने के साथ साथ ब्रीफकेस भी लेकर आ गया था। ये देखकर वो कोल को थैंक्स कहती है। फिर हम रात का समय देखते हैं, जहाँ दोनों बातें करने लगते हैं और कोल ने जड़ी बूटियों से उसके जख्मों का थोड़ा बहुत इलाज भी कर दिया था। ये चीज सेडी को बहुत अच्छी लगती है और उसकी काइंडनेस देखकर सेडी को एहसास होता है कि उसने कोल के साथ गलत किया है। फिर वो बहुत सारी बातें करने लगते हैं और इसी बीच वो दोबारा करीब होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ वाग्नर को देखते हैं, जो अपने बॉस लिविक को बताता है कि टैक्समैन वो ब्रीफकेस लेकर भाग गया है। ये सुनकर लिविक गुस्सा हो जाता है और उसे ब्रीफकेस के साथ टैक्समैन को जल्दी ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वाग्नर अपने आदमियों के साथ उस लोकेशन पर पहुँच जाता है और उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी CIA के लोग भी बोट लेकर वहाँ पर आने लगते हैं और वाग्नर के लोगों को शूट करके मारने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वाग्नर उस ब्रीफकेस को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब CIA वाले बीच तक पहुँचते हैं और इन दोनों को लेकर अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं। वहाँ पर CIA की पूरी टीम होती है, जहाँ जैक्सन नाम का एक आदमी दोनों को लाई डिटेक्टर मशीन लगाकर पूछताछ करने लगता है। लेकिन पूरा समय सेडी और कोल लड़ते रहते हैं। फिर जैक्सन दोनों को रोककर सेडी को बॉस से मिलने के लिए कहता है, तो सेडी जाकर अपने बॉस यानी क्लॉडिया से मिलती है। क्लॉडिया कहती है कि तुम उस बायो वेपन को वापस नहीं ला पाई और बहुत सारे रूल्स तोड़ने की वजह से तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। दूसरी तरफ जैक्सन कोल को समझा रहा होता है कि जितना हो सके सेडी से दूर रहो। सेडी हर बार एक नया झूठ बोलती है और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसने अब तक बहुत सारे लोगों को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि CIA के ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो लिविक को पासकोड का आधा हिस्सा बताएंगे और जैसे कि लिविक जानता है पासकोड टैक्समैन यानी कोल के पास है, तो वो कोल को मोहरा बनाकर लिविक को पकड़ेंगे। लेकिन कोल इस बात से इनकार कर देता है, पर वो कोल को बताते हैं कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार भी अब खतरे में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम ही टैक्समैन हो, इसलिए तुम्हें कैसे भी हमारी मदद करनी होगी ताकि हम लिविक को खत्म कर सके। ये सुनकर कोल मान जाता है, लेकिन सेडी उसे समझाती है कि इस मिशन में तुम्हें बहुत खतरा होगा, ये CIA वाले तुम्हारा इस्तेमाल करके ऐसे ही छोड़ देंगे। इस पर कोल कहता है, तुम्हारे CIA वाले भी यही बोल रहे थे कि तुमने भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और तुम्हें क्या पता कि किस तरह परिवार और हमें प्यार करने वालों को जान देकर भी बचाना चाहिए। ये सुनकर सेडी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम डेनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसने ही लिविक को काम दिया था बायो वेपन को लाने के लिए, पर अब वो लिविक पर बहुत गुस्सा करता है कि मुझे 48 घंटे के अंदर इस वेपन का पासकोड चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इस बार टैक्समैन के साथ मिलने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब लिविक को पासकोड का एक हिस्सा भेजने के बाद CIA ने कोल के लिए एक टेबल बुक किया होता है और कोल को टैक्समैन कहकर लिविक तक ये लोकेशन भेज दी है ताकि लिविक टैक्समैन से आकर मिलते ही वो CIA के जाल में फंस जाए। अब कोल जाकर बुक किए हुए टेबल पर बैठ जाता है और कुछ ही दूर से CIA उसे ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन लिविक बहुत चालाक था। वो डेनी को साथ लेकर टेबल तक पहुंचने से पहले अपने आदमियों से सारे CIA वालों को मरवा देता है। दूसरी तरफ एक झलक हम सेडी को भी देखते हैं, जो कोल
की फिक्र कर रही थी। इसके बाद लिविक और डैनी उस ब्रीफकेस के साथ टेबल पर आते हैं और कोल से पासकोड पूछने लगते हैं। तो कोल नाटक करने लगता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारकर मेरी मदद कर दी है और मैंने तुम्हें ये लोकेशन इसलिए भेजा क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ काम करते करते मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब अगर तुम मुझे दुगना पैसे दोगे तभी मैं इस ब्रीफकेस को खोलूंगा। वो असल में डर के मारे टाइम पास कर रहा था ताकि सेडी कहीं से आ जाए। लेकिन डैनी गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ किसी और को बनाना, जल्दी से वो पासकोड बताओ। और लिविक भी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहाँ पर सेडी की एंट्री होती है जिसे देखकर कोल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो सेडी का ही इंतजार कर रहा था। फिर सेडी भी वहाँ आकर बैठती है और बताती है कि असली टैक्समैन मैं हूँ और डायरेक्ट डैनी से बात करती है कि पासकोड मुझे पता है, ये रहा मेरा अकाउंट नंबर और पासकोड मिलते ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसके बाद वो पासकोड से ब्रीफकेस ओपन कर देती है जिसके अंदर एक छोटे से बॉक्स में बायो वेपन होता है। अब ब्रीफकेस खुलते ही तुरंत सेडी के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पर लिविक कहता है मेरा काम अभी बाकी है, तब तक तुम दोनों नहीं जा सकते। तभी कुछ गैंगस्टर आकर लिविक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं क्योंकि सेडी ने पहले ही लिविक पर $1 मिलियन का इनाम रख दिया था। इससे डैनी के लोग भी उन गैंगस्टर्स पर गन पॉइंट कर देते हैं जो देखकर सारे सिविलियन यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी मौका देखकर सेडी उस वेपन को उठाकर यहाँ से भागने लगती है। तब चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और एक एक करके सारे लोग मरने लगते हैं। लेकिन डैनी के लोग कोल और सेडी को मारना चाहते थे पर सेडी भी गन से उन्हें शूट करने लगती है और बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़ने लगती है। साथ ही कोल भी उनको अपनी स्टाइल में मारने लगता है और उन गैंगस्टर की वजह से दोनों को उन लोगों के साथ लड़ने में थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है। इसी बीच जब वागनर आकर सेडी को मारता है तो कोल उस पर टूट पड़ता है और लड़ाई करते हुए दोनों नीचे की तरफ चले जाते हैं। असल में पूरी बिल्डिंग को व्हील की तरह बनाया गया था जिससे पूरी बिल्डिंग को घुमाया जा सकता था, पर नीचे इन दोनों की लड़ाई से मशीन पर फायरिंग लग जाती है और अब पूरा बिल्डिंग घूमने लगती है और ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। लेकिन दोनों के बीच काफी देर लड़ाई होने के बाद कोल वैगनर को मशीन के बीच फेंक देता है जिससे वैगनर की मौत हो जाती है। पर इससे मशीन और खराब होकर पूरी बिल्डिंग ज्यादा तेजी से घूमने लगती है। वहीं डैनी लिवेक को सेडी से बायो वेपन लेकर आने के लिए कहता है लेकिन लिवेक उल्टा उसे ही गोली मार देता है और फिर बायो वेपन लेने के लिए सेडी से जाकर लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है लेकिन वहाँ लिवेक सेडी को मारने वाला होता है जो देखकर कोल वहाँ जाता है और लिवेक को दूर हटा देता है। लेकिन लिवेक के हाथ में वो वेपन लग जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी सेडी एक बंदूक उठाती है और रूफटॉप पे गोली चलाती है जिससे रूफ का एक पार्ट टूटकर लिवेक के ऊपर गिर जाता है। तभी सेडी उसके हाथ से वेपन ले लेती है और कोल भी सेडी को पकड़कर बचा लेता है और इस तरह वेपन को सेव करने के साथ साथ दोनों की जान भी बच जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। अब कहानी के आखिर में हम उन दोनों को घर में देखते हैं जहाँ वो पूरे परिवार के साथ खाना खाते हुए बहुत सारी बातें कर रहे थे। कोल की बहन मैटी भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी और वो सबको बताने लगते हैं कि दोनों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक साथ होने के लिए और इन्हें एक साथ देखकर कोल के मॉम डैड भी बहुत खुश होते हैं और इसी हंसी खुशी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।